हेलो वेलकम इन के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक बताया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो अगर आपको इन सभी टॉपिक्स में कोई दिक्कत है या फिर इस एक्सरसाइज के बेसिक में कोई दिक्कत है तो आप इससे पिछली वीडियो देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस। मतलब जो सैम्पल स्पेस एस है, इसके एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, जो आउटकम्स आ रही हैं उन्हीं को ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 इस तरह से बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ इन्हें असाइन की गई हैं, इनमें से कौन सा वैलिड असाइनमेंट है, कौन सा नहीं है। तो पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में अगर आप देखोगे तो ओमेगा 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी बताई गई है, 0.1। इस तरह से 2 के लिए ये है, 3 के लिए ये है। तो मतलब इन सभी को कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी दी गई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब मैंने आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, कि भाई आपको चेक यहाँ पे ये करना होता है कि हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो ये 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। और यही चीज़ सबके लिए लागू होती है। मतलब हर एक प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो आप देखो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ पे हर जगह आप देखोगे तो सारी प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी दिख रही हैं आपको, यानी कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, है ना। दिक्कत तब हो जाएगी जब कोई नेगेटिव में नज़र आ जाए आपको या 1 से बड़ा नज़र आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम क्या बोलेंगे, पहले केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर जितनी भी आउटकम्स हैं, ओमेगा आई बोल दिया मैंने उसको, है ना। आई की वैल्यू 1 रखोगे ओमेगा 1 हो जाएगा, 2 रखोगे ओमेगा 2 हो जाएगा, 7 रखोगे ओमेगा 7 हो जाएगा, मतलब सारा। ठीक है, तो जितनी भी आउटकम्स हैं उन सभी की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो इस रेंज में लाई कर रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जितनी भी सैम्पल स्पेस को आउटकम बिलोंग कर रही हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि चलो यहाँ तक तो ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे सैम्पल स्पेस की आउटकम्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ठीक, नहीं तो फिर वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर 0.1, 0.01, ठीक है, 0.05, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे जब मैंने ऐड करी तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ इस रेंज में लाई कर रही हैं और जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ आ रहा है वो भी 1 आ रहा है। तो मतलब कि क्या है कि जो पार्ट ए में असाइनमेंट हुआ है प्रोबेबिलिटीज़ का, दिस असाइनमेंट इज़ वैलिड। ठीक है, हालांकि आपको इतना टाइम नहीं लगाना, तो मैं समझाने के लिए ऐसे बोल दिया। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी आप सीधा देख के बता सकते हो। जैसे अगर मैं पार्ट बी की बात करूँ, ठीक है, तो पार्ट बी में आप देखो, ठीक है, ये असाइनमेंट्स हैं पार्ट बी के लिए। ठीक है, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 7 तक। तो हर एक प्रोबेबिलिटी देखो 0 से बड़ी 1 से छोटी नज़र आ रही है। 0 के बराबर भी हो सकती थी, 1 के बराबर भी हो सकती थी, पर दिक्कत तब होगी जब नेगेटिव हो जाए, यानी 0 से छोटी या 1 से बड़ी हो जाए, है ना, वो नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई यहाँ पर भी जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं सारी आउटकम्स की, वो सभी इस रेंज में लाई करती हैं। ठीक है, और जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है 1/7, 1/7 7 बार है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार जोड़ोगे 7/7 यानी कि 1 आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे 1 आ गया तो असाइनमेंट वैलिड है। ठीक है, तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे में अगर आप देखो, ठीक है, यानी कि सी पार्ट का, ठीक, सी पार्ट, तो सी पार्ट में ये असाइनमेंट हुआ है। तो यहाँ पर भी सारी प्रोबेबिलिटीज़ देखो सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी 1 से बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यार सी वाले पार्ट में भी ये तो ठीक है। ठीक है, यानी ये चीज़ तो ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो भी आउटकम्स सैम्पल स्पेस में है उनकी प्रोबेबिलिटीज़ इस रेंज में है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। ठीक, लेकिन अगर मैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ निकालने जाऊँगा इस केस में 0.1, 0.2, फिर ये सारी चीज़ें जोड़ूंगा अप टू 0.7 तक, ठीक है, तो इन सभी को जोड़ने के बाद मिलेगा 2.8, जो कि 1 के बराबर तो नहीं है ना, 1 तो नहीं आया ना। तो अगर इन सभी का सम प्रोबेबिलिटीज़ का 1 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे दिस असाइनमेंट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, इसी तरह से डी पार्ट हो गया। ठीक है, जो डी पार्ट हो गया, इसमें देखोगे तो ये नेगेटिव आ गया। अब जैसे ही ये नेगेटिव आया
कोई भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ भी नेगेटिव दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी नेगेटिव दिख रहा होगा आपको, है ना। कोई भी एक उठा लो यार। मैंने बोला ओमेगा 1 की जो प्रोबेबिलिटी है इस केस में वो तो नेगेटिव आ गई डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ गई। समझ में आ गया। यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी या बराबर नहीं आई, 0 से भी छोटी आ गई। तो जैसे ही ऐसा हुआ हम बोलेंगे असाइनमेंट वैलिड नहीं है। बाकी चीज़ें चेक ही नहीं करनी, एक मिल गया काफ़ी है ना बोलने के लिए। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ई पार्ट की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, ई पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि ओमेगा 7th आउटकम की प्रोबेबिलिटी ये 1 से बड़ी आ रही है ना, 1 से छोटी नहीं आई या बराबर भी नहीं आई। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ओमेगा 7 की जो प्रोबेबिलिटी है ये 1 से छोटी या बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ये छोटी या बराबर नहीं है बल्कि बड़ी है। ठीक है, तो ये भी वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या बोला गया है कि कोई एक सिक्का उछला गया 2 बार, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट 1 टेल आए। तो भाई देखो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। अगर यहाँ पे कोई एक कॉइन है और 2 बार टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, या तो ये हो सकता है, ठीक है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो आप सीख चुके हो। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें एटलीस्ट 1 टेल अकर होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मान लेते हैं ई जो है वो इवेंट है जब एटलीस्ट 1 टेल अकर होता है। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कम से कम एक टेल। कम से कम एक टेल का मतलब है कि कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यानी या तो एक टेल वाला केस हो सकता है या 2 टेल वाला, कम से कम एक होना चाहिए ना, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टेल कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर देखो एक टेल है, यहाँ पे एक टेल है और यहाँ पे दोनों टेल हैं। तो ये केस हम यहाँ पे, ठीक है, इस इवेंट में ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट यानी कि एटलीस्ट 1 टेल क्या हो जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हर एक आउटकम, ठीक है, इक्वली लाइकली है। तो मतलब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल ई के कितने लोग हैं, 1 2 3 आउटकम्स, तो ऊपर 3 आ जाएगा। नीचे टोटल का मतलब है सैंपल स्पेस में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 आउटकम है तो नीचे 4 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें कह रहा है कि कोई डाई थ्रो की जाती है और अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इन सभी इवेंट्स की। तो अगर कोई एक डाई थ्रो की जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी, है ना। 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ें आ सकती हैं अगर फेयर डाई है तो। अब सबसे पहले पूछा गया है कि भैया प्राइम नंबर होगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करूँ यानी प्राइम नंबर अपीयर हुआ होगा, तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन है, 2 3 और 5, यही प्राइम नंबर है यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आया होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्राइम आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और प्राइम आउटकम्स कितनी है, 1 2 3, यानी ऊपर 3 हो जाएगा। टोटल आउटकम्स कितनी है, 6, तो नीचे 6 आ जाएगा। 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, पहला पार्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में बोला गया है ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सैंपल स्पेस में कौन कौन दिख रहा है, देखो ज़रा ध्यान से। 3 3 के इक्वल होता है, 4 ग्रेटर होता है, 5 ग्रेटर होता है, 6 ग्रेटर होता है। तो मतलब ये वो नंबर हैं जो जिनमें से 3 तो इक्वल है और बाकी सारे 3 से बड़े हैं। तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में ये 4 1 2 3 4 लोग आएंगे, तो ये 4/6 हो गए यानी 2/3। ठीक, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, आगे बात करते हैं थर्ड पार्ट की। जो थर्ड हिस्सा है इसका यानी कि ये वाला, इसमें कह रहा है कोई ऐसा नंबर आ जाए लो लेस देन इक्वल टू 1 हो। लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि या तो 1 से छोटा या 1 के बराबर। अब 1 से छोटा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, हाँ 1 के बराबर 1 होता है ना, 1 के बराबर 1 होता है। तो थर्ड पार्ट में कोई ऐसा नंबर जो लेस देन इक्वल टू 1 हो, ऐसा एक ही आउटकम है, यानी 1/6 हो जाएगा ये भी समझ में आ गया। तीसरा हिस्सा, अगर अब मैं चौथे हिस्से की बात करूं, है ना, आसान सी एक्सरसाइज है जिसमें बोला गया एक ऐसा नंबर जो 6 से बड़ा हो। अब मुझे पता है 6 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, यानी कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो जो चौथा हिस्सा है जिसमें हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है जो 6 से बड़ा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, ऐसे ही जो इसका पांचवा हिस्सा है अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक ऐसा नंबर आ जाए जो लेस देन 6 हो।
लेस देन 6 भाई साहब, ये पाँचों लेस देन 6 हैं, ठीक है। बस 6 6 के बराबर होता है, लेस तो नहीं होता, तो यानी 6 को छोड़ दो, बाकी ये 5 के 5 6 से छोटे हैं, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अच्छा यार, कोई भी दिक्कत वगैरह आती है ना, मुझे कमेंट्स में बताते रहा करो, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको कठिन लगा हो, नहीं है समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो मुझे बता दो, मैं उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा, ठीक है, जो भी मैं हेल्प कर पाऊँगा वो करूँगा, ठीक है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई कार्ड है जो सेलेक्ट किया गया पैक को 52 कार्ड्स में से, और ये 3 केस में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले केस की बात कर लेते हैं सर। पहले केस में बोला हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन सैम्पल स्पेस। एक बात बताओ, टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। इन्हीं कार्ड से तो सैम्पल स्पेस बनेगा। अगर टोटल कार्ड 52 हैं तो जो पार्ट ए है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने? 52, ठीक। तो पार्ट ए समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो इसमें बोला गया है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड है वो एक इक्का है, यानी एस है स्पेड्स का, ठीक है। तो यार देखो, कार्ड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें आपको कार्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। फिलहाल हल्का सा बता देता हूँ। देखो, 4 तरह के कार्ड्स में 13-13 के ग्रुप होते हैं, 4 तरह के, ठीक है। हार्ट, क्लब, स्पेस, डायमंड, ठीक है। जिसमें से जो हार्ट है ये रेड होता है, और जो डायमंड है ये रेड होता है। जो क्लब और स्पेड है ये ब्लैक होते हैं। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं इनको ब्लैक से ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्लब एंड स्पेड ये ब्लैक होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? हार्ट के 13 पत्ते, क्लब के 13 पत्ते, स्पेड के 13 पत्ते, डायमंड के 13 पत्ते। इन सभी के 13-13 पत्ते होते हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 ऐसे करते हुए, ठीक है। लास्ट में 9 10, और जो 11वां 12वां 13वां होता है ना, वो फेस कार्ड होते हैं, JKNQ, ठीक है। आपको पूरा जुआरी नहीं बनना है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक बस पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी JKQ, ठीक है। जिसमें से ये वाले जो पत्ते हैं, मैंने क्या कहा, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो 13, ठीक है ना। देखो 1 से लेके 10 तक ये 11 12 13, ये 13 26 13 39 13 52, तो टोटल 52 पत्ते हो गए, ठीक है। 52 में से देखोगे 13 और 13 26 ब्लैक होते हैं, और 13 और ये 13 26 रेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो जिस पत्ते पे 1 लिखा होता है ना, उसे बोलते हैं एस या इक्का। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एस। जो 1 वाला पत्ता होता है इसको बोलते हैं एस, यानी कि इक्का। अब आप देखोगे तो टोटल इक्के कितने हैं? टोटल एस कितने हैं? 4, जिसमें से 2 काले हैं 2 लाल हैं। लेकिन हमसे जो पूछा गया वो कह रहा है कि ऐसा इक्का बताओ, ऐसा एस बताओ जो स्पेड के पास हो। तो भाई स्पेड वाली टीम तो ये है ना, स्पेड वाली टीम ये, तो इसके पास एक ही तो इक्का है। टोटल इक्के भले 4 हैं, लेकिन स्पेड के पास कितना इक्का है? एक ही इक्के। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/52। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक, तो आगे चलते हैं और पार्ट सी की बात करते हैं। देखो, जो पार्ट सी है इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस, फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में ब्लैक कार्ड। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर सिर्फ एस लिखा हुआ है। किसका एस है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब सारे एस काउंट करोगे आप। जबकि इससे पहले वाले में था एस ऑफ स्पेड, वहाँ पे सिर्फ स्पेड वाला एस देखा था। यहाँ पे सिर्फ एस लिखा है, मतलब एस होना चाहिए, किसी का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल एस कितने हैं? टोटल इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के। तो यहाँ पे अगर सिर्फ एस लिखा होगा तो चारों को कंसिडर करोगे, 4/52 कितना हो जाएगा? 1/13 काटोगे तो। अच्छा, आगे बोला है ब्लैक कार्ड। भाई 13 कार्ड ये, 13 कार्ड ये, यानी कि 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52 यानी कि 1/2। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें कह रहा है ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस एंड ए फेयर डाई आर बोथ टोस्ड। मतलब देखो क्या उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया, एक डाई उछाली गई है, लेकिन सिक्के पे हेड टेल नहीं है ना। मान लो जिस तरफ हेड होता है उस तरफ 1 लिखा हुआ है, जिस तरफ टेल होता है उस तरफ 6 लिखा हुआ है। सिक्के पे एक तरफ 1 लिखा है, एक तरफ 6 लिखा है, हेड और टेल नहीं है।
ठीक है। और जो डाई है वो फेयर डाई है, मतलब 1 से लेकर 6 तक सब कुछ सही है। ठीक, इन दोनों को एक साथ उछाला गया और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सम ऑफ नंबर आएगा वो 3 होगा या 12 होगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो सिक्के पे 1 आया होगा, जब सिक्के पे 1 फिक्स कर दो, सिक्का उछाला 1 आया, जब सिक्के पे 1 आया फिर डाई उछाली तो डाई पे हो सकता है 1 आ गया हो, सिक्के पे 1 आया और डाई उछालने पे 2 आ गया हो, सिक्के पे 1 आया और डाई उछालने पे 3 आ गया हो, सिक्के पे 1 आया और डाई उछालने पे 4 आ गया हो, सिक्के पे 1 आया और डाई उछालने पे 5 आ गया हो, सिक्के पे 1 आया और डाई उछालने पे 6 आ गया हो। एक केस तो ये बन सकता है, या फिर हो सकता है सिक्के पे 1 ही ना आया हो, सिक्के पे ही 6 आ गया हो। अब जब सिक्के पे 6 आएगा फिर डाई उछालेंगे तो फिर से डाई के यही सारे केस बनेंगे, यानी सिक्के पे 6 फिक्स कर दो शुरू में और डाई पे क्या क्या सकता है बदलते रहो, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिल जाएंगी। इन आउटकम्स को एक सेट में बंद करोगे आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है टोटल पॉसिबल आउटकम जो भी है उनसे मिलने वाला सेट। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पर कितनी आसान सी चीज़ पूछी गई है कि भैया जब सम 3 है वो बता दो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए वो इवेंट है जब सम 3 आया है, तो ए कौन सा आउटकम अपने अंदर कंटेन करेगा। भाई 3 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ यहीं पे 3 आ रहा है, देखो 2 और 1 जोड़ दो, 2 और 1 3, बस यही हो सकता है। ठीक है, अच्छा टोटल आउटकम्स कितनी है, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 12, और ए के पास कितने आउटकम्स है, सिर्फ एक ही आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में कितने हैं। तो एक ही आउटकम है इसके पास, टोटल आउटकम्स हैं 12, तो 1/12 आ गया। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब हर एक आउटकम इक्वली लाइकली हो, तो सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बराबर बराबर है आने की, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो 1/12। अच्छा आगे चलते हैं सर, बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है कि सम ही 12 आ जाए, तो सम 12 कहाँ पे आ सकता है, जब पहले पे 6 आया हो दूसरे पे 6 आया हो, यहीं आ सकता है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मान लेते हैं बी वो इवेंट है जब 12 आया होगा, यानी बी के पास सिर्फ यही आउटकम आएगी 6,6 है ना, बी के पास सिर्फ यही आउटकम आएगी 6,6, ये 2 आउटकम नहीं है, एक आउटकम है, क्योंकि सिक्का उछाला जाएगा डाई उछाली जाएगी, दोनों मिलके जो देंगे उसको हम एक आउटकम कंसिडर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऊपर 1 नीचे टोटल 12, तो यहाँ पे 1/12 इसका भी आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी आसान सा है ये भी। यहाँ पे क्या बोला गया ध्यान से देखो, कह रहा है देयर आर 4 men and 6 women ऑन ए सिटी काउंसिल, मतलब यहाँ पे सिटी काउंसिल में टोटल 4 आदमी हैं 6 औरतें हैं, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मैन कितने हैं 4, नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बोल रहा है इफ़ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर ए कमिटी एट रैंडम हाउ लाइकली इट इज़ दैट इट इज़ अ वुमेन, मतलब क्या कि अगर हम सेलेक्ट करें किसी एक मेंबर को तो ये वुमेन होगी। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है यार, देखो ध्यान से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिलेक्टेड मेंबर इज़ अ वुमेन, सेलेक्टेड मेंबर इज़ अ वुमेन, तो हम क्या बोलेंगे नंबर ऑफ वुमेन जो भी है ऊपर लिखो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर कर दो यार। तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 6, तो ऊपर आ जाएगा 6, टोटल टोटल मतलब दोनों को मिला के 6 और 4 कितना 10, 6/10 काटोगे 2 से तो 2 3 6 2 5 10 यानी 3/5। ठीक है, छठा क्वेश्चन समझ में आ गया। 7th की बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, ये भी नकली है, मतलब इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है यार जो आपको कुछ ऐसा डरा पाए। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है बट आसान है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए फेयर कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स, ध्यान देना कि 4 बार उछाला गया सिक्के को, है ना, एक फेयर कॉइन है जिसको 4 बार उछाला गया है, एंड ए पर्सन विन 1 रुपी फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल, मतलब क्या कि जो सिक्का उछाला गया हर हेड पे, यानी जितनी बार हेड आएगा उस पे 1 रुपये मिलेंगे किसी आदमी को, लेकिन अगर गलती से भी टेल आ गया तो वो बंदा 1.5 रुपये हार जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे कह रहा है फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। ठीक है, तो देखो यार शुरुआत में वो कितना हारेगा या कितना जीतेगा ये निकालने के लिए तो सैंपल स्पेस के बिना भी हम निकाल सकते हैं। हालांकि सैंपल स्पेस 4 सिक्कों में कैसे बनता है अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, बट अगर आप सैंपल स्पेस अभी नहीं बना रहे हो, हालांकि मैंने यहाँ बना रखा है बट कैसे बनाते हैं इसका क्या ट्रिक है बता दूंगा। ठीक है, बट अगर आप नहीं भी बना रहे हो तब भी आप आंसर दे पाओगे। कैसे यार, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपली यार 4 सिक्के उछालोगे,
ठीक है, तो 4 बार 1 2 3 4 जो जो आएगा उसको नोट करोगे। तो अब यहाँ पे क्या क्या केस बन सकते हैं, बस आपको तो ये मतलब है ना वो कब हारता है कब जीतता है ना। तो आप यूं सोचो कि क्या क्या केस बन सकते हैं, या तो चारों के चारों हेड हो एक केस ये बनेगा, या 3 हेड हो एक टेल हो एक केस ये बनेगा, या 2 हेड हो 2 टेल हो, या 1 हेड हो 3 टेल हो, या सारे ही टेल हो। इससे ही तो डिसाइड होगा कि वो कितने रुपए हारा कितने रुपए जीता। इनके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब है, मान लो हेड 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 और टेल आया, या फिर टेल हेड 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 आ गया, दोनों में ही तो वो बराबर अमाउंट जीतेगा। भाई 3 हेड आए हैं, एक हेड आने पे 1 रुपये मिलते, तो 3 हेड आने पे 3 रुपये मिलेंगे। एक टेल आ गया, जैसे ही एक टेल आएगा 1.5 रुपये हट जाएगा, हारने को माइनस से दिखा दो, यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितना बचेगा उसके पास, 1.5 रुपये बचेगा। अगर इसकी बात करें तो भी यही होगा, 3 हेड आया है 3 रुपये जीत गया, एक टेल आया 1.5 रुपये हार गया, तो फिर से अमाउंट वही आया। तो कहने का मतलब इनके ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ रहा, हेड और टेल किस ऑर्डर में आएंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जीतने पे। समझ में आ रही बात। तो अगर हम सैंपल स्पेस ना लिखें, ये केस बना लें कि भाई जब 4 हेड आए होंगे या फिर 3 हेड एक टेल आए होंगे, इस तरह से तो भी हो जाएगा, है ना। आप बस इतना याद रखना कि यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 4 बार उछाला जाता है सिक्का। तो इसमें से एक केस तो बन सकता है कि चारों के चारों पे हेड आ जाए। भाई आदमी की किस्मत बहुत अच्छी है, नहा धो के आया आज, ठीक, तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि चारों के चारों हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो केस 1 यानी इसको मैंने इवेंट 1 बोला। इवेंट 1 यानी इवन वो इवेंट है जब मान लो उसकी किस्मत अच्छी थी और चारों के चारों बार हेड आ गया, चारों उछाला गया ना, चारों बार हेड आ गया। अब हमें पता है कि अमाउंट ऑफ मनी वो कितनी जीतेगा। भाई एक हेड आने पे उसे 1 रुपये मिलते हैं, है ना, हर हेड पे, यहाँ पे बोला गया ना, ईच हेड पे कितना मिलता है उसे, 1 रुपीज मिलता है। तो यहाँ पे अगर 4 के 4 हेड आ जाएंगे तो 4 × 1 यानी 4 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो यानी उसका गेन कितना हो गया, या फिर विनिंग प्राइस कितना हो गया, 4 रुपये का। अच्छा, हो सकता है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी ना रही हो कि चारों के चार हेड आए हो सकता है कि 3 बार हेड आया हो और एक टेल आ गया हो। अब इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है यहाँ टेल आया हो यहाँ हेड आया हो। मेरे कहने का मतलब है इनमें किन्हीं भी 3 पे हेड हो, यानी कि 3 हेड आए हो और किसी एक पे टेल हो। तो यानी कि 3 हेड और एक टेल वाला भी इवेंट बन सकता है, इसको मैंने बोला इवेंट 2। ठीक है, अब इनका ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे ये हेड हेड टेल हेड हो, या फिर टेल हेड 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 हो, या फिर हेड टेल हेड हेड हो, इन सभी में अमाउंट तो एक जैसा ही जीतेगा ना। हमें तो अमाउंट कैलकुलेट करना है बस। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जब वो 3 हेड और एक टेल वाली बात होती है तो अमाउंट ऑफ मनी कितना हो सकता है उसके पास। देखो, एक हेड आने पे 1 रुपये, तो 3 हेड आने पे 3 रुपये, एक टेल आने पे वो लूज कर देगा पैसे, है ना। यहाँ पे बोला गया ना कि 1.5 रुपये हार जाता है, लूज कर देता है। लूज करने को हम कैसे दिखाएंगे, माइनस से, यानी माइनस 1.5 रुपये कर दो। तो 3 एकम 3 में से 1.5 गया, 1.5 रुपये बचे। अब ये पॉजिटिव आया है मतलब उसको फायदा हुआ है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी केस हो सकता है जब 2 हेड और 2 टेल आए। भाई 4 बार उछाला गया, 2 बार हेड आया 2 बार टेल आ गया। अब ऑर्डर कुछ भी हो फिर से मतलब नहीं है। तो अमाउंट ऑफ मनी कितनी जीतेगा, भाई एक हेड आने पे 1 रुपये, तो 2 हेड आने पे वो 2 रुपये जीत जाएगा। एक टेल आने पे वो 1.5 रुपये हारता है, तो 2 टेल आने पे 1.5 दूनी 3 रुपये हार जाएगा, है ना। 1.5 इंटू 2, 3 रुपीज़ का लॉस हो गया, 2 रुपीज़ का गेन हुआ। 2 - 3 कितना होगा, -1। तो यहाँ पे -1। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो लॉस कितना हुआ, 1 रुपये का। अब देखो यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ तो माइनस के साथ लिख रहा हूँ, ध्यान देना जरा। लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा तो माइनस नहीं लगाया सर। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉस लिख दिया। लॉस अपने आप में ही एक नेगेटिव सिंबल अपने आप में कंटेन करता है, तो यहाँ पे अलग से माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे मैंने लॉस या गेन कुछ नहीं लिखा, जबकि हुआ लॉस है ना, तो वो माइनस सिंबल दिखा रहा है। अच्छा, चौथे की बात करें अगर हम, तो चौथा केस क्या बनेगा कि जब एक हेड आए और 3 टेल आ जाए। जब एक हेड और 3 टेल आएगा तो एक हेड आने पे वो 1 रुपये जीतेगा, और 3 टेल आने पे वो 3 गुना हार जाएगा 1.5 का, क्योंकि एक बार पे वो 1.5 रुपये हारता है, तो 3 टेल पे 3 गुना हो जाएगा इसका। तो इसका 3 गुना करोगे 4.5, 4.5 और 1 का डिफरेंस -3.5, यानी कि माइनस आया है तो लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 3.5 रुपये का। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि सारे के सारे टेल ही आ जाए, बहुत खराब किस्मत हो बेचारे की। जब सारे के सारे टेल आ जाएंगे ना, ठीक है, मतलब इसकी लंका लगने वाली है। हालांकि 6 रुपये हारेगा, बस क्या लंका लगेगी, ठीक है, बट फिर भी ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी कितना वो करेगा, 4 रुपये, सॉरी 4 बार टेल आया है, एक टेल पे वो 1.5 रुपये हारता है, तो 4 टेल पे 4 गुना 1.5 रुपये हार जाएगा, मतलब माइनस का सिंबल आएगा क्योंकि हार रहा है, लॉस हो रहा है ना, है ना। तो 1.5 गुना में 4 करोगे 6 रुपये हो जाएगा।
तो 6 रुपये का लॉस हुआ सर। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं हर एक की क्या बनाओ, प्रोबेबिलिटी भी निकालो। यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि सैंपल स्पेस से, ठीक है, कितने डिफरेंट अमाउंट हो सकते हैं ये तो बताओ ही बताओ। तो हमने कितने डिफरेंट अमाउंट्स होते हैं ये तो बता दिया। अब क्या कह रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी भी निकालो, हर एक अमाउंट की। तो अब हर एक की अमाउंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें अब सैंपल स्पेस बनाना ही पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस ये रहा, ठीक है, हेड 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 टेल। अभी देखने में तो बहुत अजीब लगता है सर, है ना, देखने में तो ये बहुत अजीब लगता है, बट इसको बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, ठीक है। इसको बनाने का ट्रिक क्या है जनाब, ध्यान से देखना कि आप ये देखो कि कितने सिक्के उछाले गए हैं, टोटल 4। तो अगर 4 सिक्के उछाले गए हैं ना, तो कहीं पे रुको, मैं जगह बना लूँ यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम, ठीक है, किस तरह से ये सैंपल स्पेस बना सकते हैं। देखो, अगर कितने सिक्के उछाले गए हैं पहले उतने तीर बना लो। 4 सिक्के उछाले गए हैं, 4 तीर बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है। अब फिर आप सोचो अगर एक सिक्का होता तो उस पर कितनी आउटकम आ सकती थी, एक सिक्के पे 2 आउटकम आ सकती थी। अगर एक सिक्के पे 2 आउटकम आएंगी तो 4 सिक्के है ना, पावर में 4 कर दो, 2 की पावर 4 16। मान लो अगर 3 सिक्के होते, एक सिक्के पे 2 आउटकम, 3 सिक्के पे 2 की पावर 3 8। अगर 2 सिक्के होते 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक है। बट यहाँ पे 4 सिक्के हैं तो 2 की पावर 4, टोटल 16 आउटकम होंगी। अब 16 हमारे किस काम आएगा, आपको क्या करना है, पहली लाइन में 16 बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल लिखना है ना। 16 पता लग चुका है ना कि भाई 2 की पावर 4 16 होता है। तो यहाँ से आप हेड टेल 2 बार हुआ, 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते आपको 16 टाइम लिखोगे। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा, बट मैंने क्या कहा, 2 की पावर 4 16 होता है तो 16 बार, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 16 बार हेड टेल लिखोगे पहली लाइन में। जब आप दूसरी लाइन में आओगे तो यहाँ पे एक बार हेड लिखा था ना शुरू में, फिर टेल बदल दिया था आपने, तो एक का डबल कर दो, एक का डबल 2 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 बार हेड और 2 बार टेल लिखोगे, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल लिखोगे। इसी तरह से 16 के 16 बार करते रहोगे जब तक लास्ट तक ना पहुंच जाओ। याद रखना है कि पहला 16 कैसे पता लगा, 16, 2 की पावर 4, 4 सिक्के हैं, एक सिक्के पे 2 आउटकम होती हैं, तो 2 की पावर 4 16। जब अगले पे आओगे तो इसका भी डबल कर दोगे। देखो पहले एक बार हेड था, अब 2 बार हेड है, अब 2 का डबल कितना, 4 बार हेड करोगे, यानी कि 1 2 3 4 बार हेड, फिर टेल में बदलोगे 4 बार टेल, फिर आगे 4 बार हेड 4 बार टेल, 16 हो जाएंगे पूरा, ठीक है। फिर जब अगली लाइन में आओगे तो यहाँ पे 4 का भी डबल कर दोगे, 4 का डबल कितना होता है 8, यानी कि यहाँ पे 8 बार हेड लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 8 बार टेल लिखोगे, ठीक है। फिर देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ये पहली आउटकम है। यहाँ पे देखो ये क्या है, हेड हेड हेड, चारों हेड, ये पहली आउटकम है। फिर 3 हेड 1 टेल, 3 हेड 1 टेल दूसरी आउटकम है, ठीक है। फिर हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड तीसरी आउटकम है। इस तरह से चौथी पांचवी छठी, इस तरह से आपको 16 की 16 आउटकम मिल जाएंगी। तो ये ट्रिक है इसको करने का, समझ में आ गया। हालांकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख पाओगे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें भी आप क्या कर सकते हो, देखो ये ट्रिक यहाँ पे अपना है, तो 4 तीर का मतलब है 4 बार करना है। पहले प्लेस पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 16 बार, 8 बार ऊपर 8 बार नीचे करा है। दूसरी लाइन में आओगे तो एक बार हेड लिखा था पहले, फिर टेल बदल दिया था, तो 2 बार हेड, 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, ठीक है। इस तरह से करोगे। जब तीसरे पे आओगे यानी तीसरा प्लेस, तो फिर 4 बार हेड, 1 2 3 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 बार टेल, फिर यहाँ पे 4 बार हेड 4 बार टेल तीसरे नंबर पे। फिर जब चौथे नंबर पे आओगे तो 8 बार हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, शुरू में देखो हेड ही है, फिर 8 बार टेल। आप ऐसे भी बना सकते हो, वही चीज़ है। क्लियर हो गया, अगर आपको टाइम बचाना है, नहीं तो एक बार ऐसे वर्टिकली बनाओगे फिर हॉरिजॉन्टली में कन्वर्ट करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस करो 1 2 बार हो जाएगा, ठीक। चलो, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 16 आउटकम्स हैं। अब हमसे पूछा था हर एक प्राइज जीतने की या हारने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले बात करते हैं इवन की। इवन में 4 हेड आए थे, याद करो, इवन मतलब पहला इवेंट जब 4 हेड आए थे तो उसे गेन हुआ था 4 रुपए का। तो 4 रुपए का गेन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे इवन की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी कि जब वो 4 रुपए हार गेन कर रहा है, जीत रहा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, इस सैंपल स्पेस में 4 बार हेड कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो इवन के पास यही एक आउटकम होगी। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा ये लिखा,
एक ही सैंपल पॉइंट इसको फेवर कर रहा है, डिवाइड बाई टोटल 16, यानी 1/16 हो जाएगी 4 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी, या फिर जिसको हम इवन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे इवेंट में क्या करा था उसने, वो 1.5 रुपये आप जीता था, याद करो, दूसरे में उसको गेन हुआ था 1.5 रुपये का। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम 1.5 रुपये जीतने की निकाल रहे हैं, या फिर हम इसको PE2 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी इवेंट में तो ये 1.5 रुपये जीता था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, E2 में क्या क्या आ सकता है। E2 मतलब क्या है, 3 हेड 1 टेल। तो 3 हेड 1 टेल यहाँ से ढूंढो, 3 हेड 1 टेल, देखो एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, 3 हेड 1 टेल, देखो ये वाला है। फिर यहाँ पे क्या है, हेड टेल हेड हेड वाला ढूंढो, 3 हेड 1 टेल ये वाला है, या फिर 1 टेल और 3 हेड में ही कहीं ना कहीं होगा, जरा ध्यान से देखो, इसमें आपको मिल जाएगा 1 टेल 3 हेड ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे इन सभी केसेस में। ठीक है, 3 हेड है 1 टेल है, तो ऐसे कितने केस हो गए, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 आएगा, नीचे 16, 4/16 यानी 1/4। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ ना देखो और आपको तुरंत ये बनाना हो तो ही बना सकते हो। कैसे करना, आप याद रखना, एक कौन है, टेल, इस टेल को कहीं एक फिक्स करो, फिर इधर खिसकाते रहो। जैसे मैंने कहा हेड हेड हेड, यहाँ टेल आ गया, अब मैं करूँगा हेड हेड टेल, इधर हो जाएगा, हेड इधर चला जाएगा, फिर हेड टेल और अंदर आ जाएगा, हेड बाहर चला जाएगा, फिर टेल शुरू में आ जाएगा, हेड बाहर चला जाएगा, सारे केस बन जाएंगे। 3 बार हेड 1 बार टेल, यहाँ देखे बिना भी बना सकते हो। प्रैक्टिस की जरूरत है यार थोड़ी सी बस, फिर तो आप ये एकदम मस्त तरीके से कर लोगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसी तरह से E3 यानी कि जब 2 हेड और 2 टेल आए थे तो वो 1 रुपये हार गया था, चाहे वो ऊपर देख लेना, है ना, दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, E3 में वो 1 रुपये लॉस में चल रहा था, तो प्रोबेबिलिटी जब वो 1 रुपये हारा यानी E3 की, इसमें क्या है, 2 हेड 2 टेल, तो 2 हेड 2 टेल वाले केस सारे ढूंढ लो E3 के अंदर, है ना, सैंपल स्पेस से ढूंढ लो, अगर आपको कठिन लग रहा है तो यहीं से ढूंढ लो। ठीक है, ये मिल जाएंगे आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 6 नीचे 16, 3/8। ऐसे ही जब 1 हेड और 3 टेल आए थे तो याद करो वो 3.5 रुपये हार गया था। जब वो 3.5 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 भी कह सकते हो। तो इसमें 1 हेड और 3 टेल है ना, तो 1 हेड और 3 टेल लिखो, हेड को आगे खिसकाते रहो अगर आपको सैंपल स्पेस में नहीं देखना है तो, मतलब हेड बीच में आ गया, टेल इधर आ गया, फिर हेड और आगे चला गया, फिर हेड लास्ट में चला गया, तो यही 4 केस बन सकते हैं। तो 4/16 यानी 1/4। 5वें केस में वो 6 रुपये हार गया था, यानी जब वो 4 के 4 टेल आ गए थे, तो 4 के 4 टेल तो एक ही केस हो सकता है, यानी कि 1/16, 6 रुपये हारने का, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 क्या है, 1/16। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 3 सिक्के उछाले गए हैं और प्रोबेबिलिटी बता दो इन सब की। तो देखो यहाँ भी हम वही करेंगे, अगर आपको सैंपल स्पेस नहीं लिखना आता 3 सिक्कों का, ट्रिक अपना सेम रहेगा सर, कि आप 3 सिक्के उछाले गए हैं तो 3 तीर बना लो पहले। अब मुझे पता है एक सिक्के पे 2 आउटकम आ सकती हैं, 3 सिक्के हैं तो 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम आएंगी। जैसे पिछली बार हम 16 बार जा रहे थे यहाँ पे, लेकिन इस बार 8 ही बार जाएंगे। ठीक है, तो यानी शुरू में हेड टेल 8 बार कर दो। ठीक है, हो गया 8 बार। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 8 बार हो गया। अगली लाइन पे आओगे तो 1 का डबल कर दो, 1 हेड है ना, तो 1 हेड का डबल क्या हो जाएगा, 2 हेड, तो यहाँ पे 2 बार हेड फिर 2 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड फिर 2 बार टेल लिखो। अगली लाइन में 2 हेड का भी डबल कर दो, यानी कि यहाँ पे 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल लिख दो। ठीक है, 3 ही बार हेड लिखा मैंने, 4 बार हेड और 4 बार टेल। ठीक है, तो हेड 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 पहले आउटकम, हेड हेड टेल दूसरी आउटकम, इस तरह से सारी आउटकम्स हो गई। अच्छा, क्या कोई और तरीका है 3 वाले को जल्दी से करने का? हाँ, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 8 बार लिखा आपने, फिर सेकंड वाले के लिए 2 बार हेड फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड फिर 2 बार टेल, फिर थर्ड वाले के लिए, यानी जो पहला दूसरा, इसको मैं थर्ड प्लेस बोल रहा हूँ, थर्ड के लिए 4 बार हेड और 4 बार टेल। क्या कोई और तरीका भी है? बिल्कुल है, और तरीका बताता हूँ। 4 सिक्के है ना, भूल जाओ, मान लो अगर 2 ही सिक्के होते हैं, 2 सिक्के में सबको याद रहता है, पहले 2 सिक्के वाली आउटकम बना लो। 2 सिक्के वाले आउटकम मतलब इसको भूल जाओ, हरे वाले को, है ना, बस इतना बना लो। देखो अगर ये 2 सिक्के होते तो क्या आता है, हेड 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 टेल, टेल हेड या टेल टेल, ये लिखा। इन सभी को फिर हेड दे दो, इन सभी को हेड दे दो। फिर अगली बार यही करो, 2 सिक्के होते तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, फिर इन सभी को टेल दे दो, बन गया। आप ऐसे भी कर सकते हो यार, है ना, बहुत तरीके हैं, जब सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे ना बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। चलो, तो ये हो गया, डायरेक्ट बनाने का तरीका समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भैया 3 हेड आया हो,
तो यार मान लेते हैं इवेंट 1, जिसे मैंने इवेंट से डिनोट किया, ये 3 हेड वाला इवेंट है। तो 3 हेड वाला एक ही चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये चीज़ आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी सैम्पल स्पेस में कितने हैं। तो इसके पास एक ही इवेंट मतलब आउटकम है, एक ही सैम्पल पॉइंट है और टोटल 8 हैं सैम्पल स्पेस के पास, तो यानी कि 1 डिवाइड बाई 8। ऐसे ही दूसरे में क्या बोल रहा है, 2 हेड आए हों। तो भाई यहाँ से 2 हेड कहाँ कहाँ आए हैं ढूंढ लो। E2 मैंने मान लिया वो इवेंट है जब 2 हेड आते हैं, ठीक है। तो 2 हेड कहाँ पे आए, देखो 2 हेड एक टेल, इसको लिख दो, 2 हेड है यहाँ पे, इसको भी लिख दो, और 2 हेड है यहाँ पे, इसको भी लिख दो। और कहीं भी आपको 2 हेड नहीं दिखेंगे, मतलब 3 लोग आए यहाँ पे इसके फेवर में, तो 3/8 टोटल, क्योंकि 8 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3, वैसे भी हमने 8 ही देखा था, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड वाले इवेंट को मैंने E3 बोल दिया। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का मतलब है यानी 2 हेड हो या फिर 3 हेड हो, कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो यानी 3 हेड वाला भी केस आ जाएगा, और जो 2 हेड वाले थे ये भी लिख दो, क्योंकि कम से कम 2 हेड है ना। तो टोटल 1 2 3 4 लोग आ गए, 4/8 यानी 1/2, ठीक है। पांचवा जो हिस्सा है चौथा, चौथे में एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। तो 2 से कम तो हो सकता है 1 हेड या 0 हेड। 0 हेड मतलब टेल वाला केस, कोई हेड है ही नहीं। 1 हेड वाला मतलब देखो इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है। 2 हेड वाले मतलब ये सारे 2 हेड वाले केस, ठीक है। जब भी आपको पेपर में कंफ्यूजन हो जाए एट मोस्ट एट लीस्ट वाला, तो क्लास 10th में भी क्लास 9th में भी मैंने आपको ट्रिक सिखाया था कि एट मोस्ट एट लीस्ट में जब भी कंफ्यूजन हो तो इसका उल्टा चलते हैं। जैसे एट मोस्ट का मतलब मोस्ट में देखो, मोस्ट का उल्टा, मोस्ट माने ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की ओर जाना है। एट मोस्ट 2 है ना, तो पहले तो 2 पे आ जाओ। एट मोस्ट 2 है, मैंने क्या बोला, इसका उल्टा करना है। मोस्ट लिखा है तो लीस्ट की तरफ जाओगे, यानी 2 से कम की तरफ जाओगे, 2 1 0। यानी कि इस केस में हम 2 हेड ले सकते हैं, 1 हेड ले सकते हैं, 0 हेड यानी सारे टेल ले सकते हैं। अब यही ट्रिक यहाँ भी अपना सकते हो। एट लीस्ट है ना, मैंने क्या बोला, उल्टा चलना है। लीस्ट पहले तो नंबर नोट कर लेना, क्या बोला गया है। एट लीस्ट 2 हेड बोला गया है, एट लीस्ट 1 हेड बोला गया, जो भी है वहां शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है 2, तो 2 से शुरू करेंगे, उल्टी की तरफ चलना है। लीस्ट माने कम, तो कम का उल्टा ज़्यादा, यानी कि या तो 2 हेड हो सकते हैं या फिर ज़्यादा की तरफ चलोगे 3 हेड हो सकते हैं। तो मतलब मोस्ट में उल्टा चलेंगे 2 से कम की ओर, और लीस्ट में, क्योंकि लीस्ट का मतलब कम होता है तो कम का उल्टा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा की तरफ चलेंगे, बस है ना। ये ट्रिक मैंने आपको सिखा रखा था, जब भी एट मोस्ट एट लीस्ट में कन्फ्यूजन हो जाए, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए बता दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो एट मोस्ट 2 हेड में ये सारे केस आ जाएंगे भाई साहब, क्योंकि एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या हो गया, 2 हेड लिखो, मोस्ट बोला है तो उल्टा चलो, यानी 1 हेड या 0 हेड कम की तरफ। तो इसमें 0 हेड है, इसमें देखो 1 हेड है, यानी 0 वाला केस हो गया, 1 वाला केस हो गया, और 2 वाला केस, इसमें सभी देखो 2 हेड। तो टोटल कितने लोग हैं ये, 7, 7/8। आप इस चीज़ को एक और तरीके से कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वो तरीका क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड है, 2 हेड है। तो इसमें वही वाला केस नहीं आएगा जब तीनों के तीनों हेड हो, और तीनों के तीनों हेड वाला एक ही केस तो है सैंपल स्पेस में, बाकी तो सब में 3 हेड, 2 हेड से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो यानी बाकी के साथ आ जाएंगे, ऐसे भी आप कह सकते हो। अच्छा E5 की बात करते हैं। E5 में बोला कोई हेड ही ना हो, जब कोई हेड नहीं होगा मतलब सारे टेल होंगे, तो एक ही पॉइंट ऐसा है जिसमें सारे टेल हैं, तो 1/8 हो जाएगा। E6 में बोला गया तीनों के तीनों टेल हों, तो तीनों के तीनों टेल में फिर से यही केस आ जाएगा, तीनों के तीनों टेल मतलब टेल टेल टेल, एक ही आउटकम आएगी, यानी 1/8 हो जाएगा। E7 में बोला एग्जैक्टली 2 टेल हो, तो एग्जैक्टली 2 टेल इन आउटकम्स में आते हैं भाई साहब, तो यहाँ पर 3 केसेस हैं, 3/8। अगला कोई भी टेल नहीं हो, E8 में पूछा है, कोई भी टेल नहीं मतलब सारे हेड होंगे यार, सारे हेड हो सकते हैं, एक ही यहाँ पर ऐसे ही आउटकम है, तो 1/8 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अगला पूछा एटमोस्ट 2 टेल, फिर से वही एटमोस्ट, मोस्ट माने ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर नोट कर लो 2, बस नंबर आपने 2 नोट किया। मोस्ट बोला है, मोस्ट का उल्टा कम, यानी 2 से कम करते जाओ, तो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि 0 टेल वाला यानी सारे सारे हेड, 1 टेल वाला केस ले लो कि भाई 1 टेल कहाँ कहाँ पे आया है, ठीक है। 1 टेल देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और 2 टेल वाला, 2 टेल 2 टेल, ठीक है, यहाँ पे 2 टेल मतलब 2 टेल वाला केस, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। इसको फिर से आप एक तरीके से और कर सकते हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल है ना, तो जब 2 टेल से ज़्यादा है वो एक ही केस है, 3 टेल, इसको हटा दो, बाकी 7 के 7 केस यहाँ पे लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अगर 2/11 हो प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट की, तो उस इवेंट के ना होने की यानी नॉट ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है 2/11। मैंने आपको बताया था कि नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी, यानी जिस इवेंट के आगे नॉट लग गया उसी को 1 में से माइनस कर दो, उसी की प्रोबेबिलिटी को। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें बता गई है 2/11। तो एक में से 2/11 माइनस करोगे कितना बचेगा, 9/11। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इजी है। इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कोई लेटर चुना जाता है इस वर्ड में से रैंडमली, और हमें बताना है कि वो लेटर वोवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा। तो भाई टोटल लेटर्स कितने हैं गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल लेटर्स हैं 13। इनमें से वोवेल कौन है, वोवेल ए ई आई ओ यू होता है। तो वोवेल इसमें से कौन कौन दिख रहा है आपको, ए, यहाँ पर भी ए, ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ पे ए, यहाँ पे आई और यहाँ पे ओ, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, 1 2 आई 3 ए 4 आई 5 ओ 6। तो टोटल 6 वोवेल्स हैं, ठीक है। और 13 में से 6 हटा दो यानी 7 बचेंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो वोवेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वोवेल डिवाइड बाई टोटल लेटर्स। तो वोवेल कितने हैं, 6, टोटल लेटर हैं 13, 6/13। अगला क्या निकालना था हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7, टोटल कितने हैं 13, 7/13। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।